in the fourth module, we will understand the impact of cultures upon communication. We will see a term that is called intercultural communication. Intercultural communication का मतलब होता है कि दो लोग जिनकी cultural background totally different है, when they communicate, what is the impact of cultures upon their communication, और उनको क्या difficulties पेश आ सकती हैं और किस तरह से वो communication में एक दूसरे से different होते हैं, तो ये intercultural communication में observe कर सकते हैं. In order to improve our communication across cultures, हमें काफ़ी चीज़ें understand करनी पड़ेंगी about how the culture impacts communication process. आगे के मॉड्यूल में हम यही देखेंगे. तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आता है डोमिनेंट एंड को कल्चर्स का. डोमिनेंट कल्चर वो होता है जो किसी भी सोसाइटी की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन सिस्टम में जिस बिलीफ में और जिन कस्टम्स को अपनाते हैं, वो वो डोमिनेंट कल्चर कहलाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दैट. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो माइनॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग, और उनके जो कस्टम्स हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, वो सारी चीज़ें को कल्चर में आ जाती हैं. तो अब इसकी मिसाल हम पाकिस्तानी कल्चर में ऐसे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, तो हमारे यहाँ डोमिनेंट कल्चर मुस्लिम कल्चर होगा. और इसी तरह यहाँ पे माइनॉरिटी भी रहते हैं, मुख्तलिफ माइनॉरिटीज जैसे सिख्स हैं, ईसाई हैं, और वो हैं हिंदूज हैं. तो इनके इनके अपने अपने कल्चर्स हैं, इनके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं. तो वो ये इनके को कल्चर्स हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी हैं. तो डोमिनेंट एंड को कल्चर्स हमेशा एक सोसाइटी में मौजूद होते हैं, और इन दोनों को अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट. अब ये वो चीज़ें हैं जिनको जो एक कल्चर को फॉर्म करते हैं. तो हम इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो कि हर कल्चर में ये फैक्टर्स किस तरह से कल्चर फॉर्मेशन में किरदार अदा करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेस. रेस जो है, हर अगर अगर कल्चर टू कल्चर वेरी करती है रेस, तो जाहिर है वो रेस का इम्पैक्ट भी होता है. रेस होती क्या है? रेस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स such as skin and eye color, hair texture and body shape. अब अगर अरब कल्चर है या मिडल ईस्ट या एशियन कल्चर है, तो यहाँ के लोगों की रेस एशियन है. इसी तरह अगर अफ्रीकन कल्चर है, तो वहाँ के लोगों की रेस जो है वो ब्लैक पीपल है, उनकी रेस वो है. इसी तरह वाइट पीपल है, उनकी डिफरेंट रेस है, उनकी कल्चरल इम्प्लीकेशन डिफरेंट होंगी. इसी तरह ये सारे फैक्टर्स, ये पांचों फैक्टर्स कल्चर फॉर्मेशन में किरदार अदा करते हैं. और इन फैक्टर्स का डिफरेंट होना एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिफरेंशिएट करता है. इसी तरह एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट है. एथनिसिटी होती है लोगों के कॉमन बिलीव्स या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी. तो जिन जैसे पाकिस्तान की दोबारा से मिसाल ले लेते हैं. पाकिस्तान में मल्टीपल एथनिसिटीज रहती हैं. यहाँ पे है एक कल्चर, डोमिनेंट कल्चर एक ही है, इस्लामिक कल्चर, लेकिन उसमें एथनिसिटीज भी हैं काफ़ी सारी. जैसे कि पंजाबी एथनिसिटी है, बलोच एथनिसिटी है, कश्मीरी एथनिसिटी है. इन लोगों को एक डिफरेंट एथनिसिटीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जियोग्राफिकल ओरिजिन, इनकी फिर लोकल लैंग्वेजेस, इनके जो ज़ाहिर ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो हैं, ये काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं और एक दूसरे से डिफरेंट है. तो ये एथनिसिटीज कहलाती हैं. और हर एथनिसिटी जो है वो दूसरे से डेफिनेटली डिफरेंट होती है, और यही चीज़ है कल्चर को दूसरे कल्चर से डिफरेंशिएट करती है. फिर जेंडर जेंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक जेंडर के लोगों में दूसरे जेंडर के लोगों से जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं और हाउ दे कम्युनिकेट, वो डिफरेंट होता है. वो इसको हम जेंडर कल्चर भी कह सकते हैं. वुमेन का जेंडर कल्चर जो है वो मैन के जेंडर कल्चर से डिफरेंट होगा. अब नॉर्मली देखा जाता है कि वुमेन जो होती हैं वो काफ़ी अक्सर पोलाइट होती हैं, वो केयरिंग होती हैं, इमोशनल होती हैं. और ऑन द अदर हैंड जो मेन होते हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे आर नॉट सो टॉकेटिव. इसके अलावा दे फोकस ऑन आउटकम्स. तो इस तरह जो जेंडर कल्चर है वो भी डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से. फिर एक रिलीजन का फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है कल्चर को फॉर्म करने में. वो रिलीजन क्या होता है? दैट इज डेफिनेटली अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, जिसमें लोग जो है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल वो उसमें बिलीव करते हैं, और उन बिलीव्स की बेसिस पे वो फिर उनके जो एक्शंस हैं, वो उनके एक्शंस, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, और उनके कोड ऑफ एथिक्स सब डिफरेंशिएट होते हैं. अगर एक कल्चर का एक
कॉमन रिलीजन है एक कल्चर के लोगों का, और दूसरे कल्चर के लोगों का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, टोटली डिफरेंट, तो डेफिनेटली उनका ओवरऑल कल्चर कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होगा। So this is how religion helps one culture differentiate from the other. फिर सोशल क्लास का कंसेप्ट है कि व्हाट इज द सोशल क्लास ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अ कल्चर। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो ये यहाँ के लोगों का कॉमन एक सोशल क्लास है। तो ये जो सोशल क्लास होती है ये भी कल्चर को फॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ के लोग जो है मेजोरिटी में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हैं, या कई लोग पुअर हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल उस तरह से उनकी ज़ाहिर है इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल हैबिट पे बिल्कुल उस तरह से इम्पैक्ट होता है। और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल का वो होता है, एटीट्यूड होता है और उनका लाइफस्टाइल होता है, वो उस कल्चर का जो है ट्रेडमार्क लाइफस्टाइल और उनका जो है हैबिट्स बन जाती है। तो सोशल क्लास हेल्प्स फॉर्म आवर कल्चर। अगर हम इन पांचों फैक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, then we can understand one culture and we can differentiate one culture from the other. So these are the basic major contributors to a culture formation. अब effective intercultural communication में barriers क्या आते हैं? तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन यानी दो डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान के लोगों की आपस में जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो बड़े बड़े बैरियर्स आते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि कई दफ़ा लोग जब दूसरे कल्चर के किसी बंदे से बात करते हैं, किसी शख्स से बात करते हैं, किसी ग्रुप से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको ज़ाहिर है एक तो उनके उनके बिल्कुल जो बिलीव्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, एंड हाउ दे कम्युनिकेट वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो उनको एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस फील होता है एंड दे कैंट रिलेट टू दोज पीपल और दोज ग्रुप। ठीक, तो उसको उनको जो है एक साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी होती है वाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर ग्रुप, तो उसको हम कल्चर शॉक बोलते हैं। ये हमारा पहला बैरियर है वाइल कम्युनिकेटिंग इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसी तरह लोगों को जो है एक दूसरे दूसरे कल्चर के ग्रुप से या दूसरे कल्चर के काउंटर पार्ट से वाइल कम्युनिकेटिंग उनसे सिमिलैरिटी और डिफरेंस को डिफरेंशिएट नहीं करना आता। मतलब उस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाउ अदर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम देम, तो वो एक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड दे डेफिनेटली कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसी तरह एथनोसेंट्रिसिज्म होता है। एथनोसेंट्रिसिज्म होता है कि अगर कोई ये बिलीव करे कि देयर कल्चर इज बेटर देन एनी अदर्स कल्चर, मतलब अगर ये बिलीव किया जाए कि हमारा कल्चर दूसरे से बेटर है, तो डेफिनेटली इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और यहाँ से रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अगर अगर ये बिलीफ ही जो कि नेगेटिव सो नेगेटिव है, तो इसमें ये ही होगा इनिशियली वाइल कम्युनिकेटिंग, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसी तरह कई स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स वो कॉमन आइडियाज होते हैं, वो कॉमन परसेप्शंस होती हैं अबाउट अदर पीपल एंड अदर कल्चर्स, जो लोग लोग डेवलप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्टीरियोटाइप, एक ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि वेस्ट में लोग कॉमनली समझते हैं कि एशियन पीपल का या सब ये साउथ इंडियन पीपल का जो नॉर्मली मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है। हालांकि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक जिसे कहते हैं ना कि दकियानूसी लोगों का वो ख्याल है। इसी तरह प्रेजुडाइज होता है, प्रेजुडाइज जिसे तासुब बोलते हैं। तो अगर एक कल्चर का दूसरे कल्चर के लिए तासुब होगा तो डेफिनेटली वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप पैदा कर देगा। अगर इक्वल बेसिस पे दूसरे कल्चर से बिलोंग करने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इक्वल बेसिस पे नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बैरियर, और इसको इसको डेफिनेटली प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करना लाजमी है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन इंटरकल्चरली। इसके अलावा इनकॉम्पेटिबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इनकॉम्पेटिबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब ये होता है कि अगर दो लोग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फ्रॉम वेस्ट एंड अ पर्सन फ्रॉम अरब वर्ल्ड दे आर कम्युनिकेटिंग, तो डेफिनेटली उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होंगे। अगर वो किसी जाहिर है वेस्ट में जो है वो ड्रिंकिंग अलाउड है और अरब में नहीं अलाउड, तो अरब के कल्चर में डेफिनेटली ड्रिंकिंग को बुरा समझा जाता है, और तो ये इनका इनकॉम्पेटिबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं।
तो डेफिनेटली वाइल कम्युनिकेटिंग बोथ हैव टू ऑब्जर्व कि जी उनके कल्चर में अलाउड है ड्रिंकिंग और अरब कल्चर में अलाउड नहीं है, तो वाइल कम्युनिकेटिंग इन दिस काइंड ऑफ सेटिंग ये चीज ऑब्जर्व करना एसेंशियल है। सो ये थे हमारे बैरियर्स जो इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में आते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेथड्स टू improve our intercultural communication. For effective intercultural communication, certain aspects must be spotted while in an intercultural communication setting. अब ये मेजर ये हैं हमारे पास पॉइंट्स, इनको अगर ऑब्जर्व किया जाए इन एन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन सेटिंग देन डेफिनेटली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। First of all, identify the cultural norms and values of the counterpart in the communication setting. अगर आप किसी और कल्चरल बैकग्राउंड के पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, then we need to identify and respect their cultural norms and values. Similarly, tolerate ambiguity. Definitely अगर कोई डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में कोई ना कोई एम्बिग्यूटी आ सकती है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि अनक्लियरनेस या जिसे कहते हैं कि कोई डाउट आ जाना, क्योंकि डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं हर कल्चर के दूसरे कल्चर से, और स्टैंडर्ड्स ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स बल्कि कस्टम्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस और लोगों के अप्रोचेस वगैरह सारा कुछ एक कल्चर के दूसरे कल्चर से डिफरेंट होते हैं। सो डेफिनेटली वी नीड टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ टॉलरेटिंग एम्बिग्यूटी। अगर कोई एम्बिग्यूटी है कम्युनिकेशन में, then we can ask for explanation or elaboration to help improve our communication. We can adopt this approach of being open-minded and altruistic. Altruistic means selflessness. अगर हम open-minded रहेंगे in an intercultural communication setting, then definitely कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में जो है इफेक्टिवनेस लाई जा सकती है। सो बाय बीइंग ओपन माइंडेड विद अदर्स और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, एंड बाय टॉलरेटिंग एम्बिग्विटी एंड बाय बीइंग ओपन माइंडेड वी कैन इम्प्रूव आवर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम डेफिनेटली नॉलेज हासिल कर सकते हैं दूसरों के कल्चर के बारे में, सो वी कैन बेटर नो देयर कल्चर एंड व्हाट आर देयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज। So by acquiring knowledge about other cultures, we can also improve our intercultural communication. And we have to develop flexibility in our approach for other cultures, ताकि हमारे जो लोग डिफरेंट कल्चर्स के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सके। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कल्चर हर पर्सन दूसरे से डिफरेंट होता है। एवरीबॉडी इज entitled to have different beliefs and different customs and traditions in their lives. तो अगर हम flexibility की approach adopt करेंगे, then we can definitely have more smooth and more effective intercultural communication. Now in this fifth module, we will understand group communication and how group communication can be improved. So basically, each group has different purposes and different expectations for every group member. हर ग्रुप का पर्पस अलग होता है, हर ग्रुप में डिफरेंट हर पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है, और हर किसी का डिफरेंट वो होता है लेवल फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन एक चीज जो ग्रुप में हमेशा यूनिवर्सल रहती है कि दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेंबर्स कम्युनिकेशन। अगर मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो ग्रुप का पर्पस और ग्रुप की फॉर्मेशन और बॉन्डिंग वो हमेशा इफेक्टिव रहेगी। So that totally depends upon communicating. So basically there are 5 types of groups. Each group type has different purpose and different expectations for its member. तो हर ग्रुप में इंसान जो है कम्युनिकेट डिफरेंटली करता है और हर ग्रुप का पर्पस डिफरेंटली होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली। फैमिली जो होती है वो लोग होते हैं जो जो आपके क्लोजेस्ट होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन डिफरेंटली होती है। उसमें जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं दे आर मोर लॉयल टू ईच अदर एंड दे हैव अ हिस्ट्री एंड अ कॉमन फीचर इन देयर प्लानिंग। तो ये एक फैमिली होती है। फैमिली इज अ टाइप ऑफ ग्रुप और इसमें एक पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है। He is more easy in his family. They know their history. They know they have a common future.
The second type of group is friendship group. Friendship group में लोग ज़्यादा comfortable होते हैं, they are more frank with their friends and they are always there to help their friends. Friendship group में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं होती, ना कोई ज़्यादा अकाउंटेबल होता है एक दूसरे से, लेकिन दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर एंड इफ friends in a group have good communication, so they will say that they have a good friendship group and they have a good friendship with each other. इसी तरह इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जिस ग्रुप को लोग किसी कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन ग्राउंड पे फॉर्म करते हैं। अ ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर बिकॉज दे शेयर अ कॉमन कंसर्न, हॉबी और एक्टिविटी। लोग किसी कॉमन कंसर्न या कॉमन हॉबी के तहत जब इकट्ठे होते हैं, दे फॉर्म अ इंटरेस्ट ग्रुप। इसी तरह सर्विस ग्रुप्स होते हैं। सर्विस ग्रुप्स इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो वेलफेयर के लिए या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या कॉमन पब्लिक वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं। सर्विस ग्रुप के एग्जांपल में एनजीओज आ सकती हैं या फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, या ब्लड डोनेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सर्विस ग्रुप में आ जाती हैं, जहाँ पीपल जो हैं या ग्रुप के मेंबर्स दे कम टुगेदर फॉर टू परफॉर्म हैंड्स ऑन चैरिटेबल वर्क or to raise money or to help organization that perform such work। तो ये एक टाइप ऑफ ग्रुप होती है जिसे सर्विस ग्रुप कहते हैं। एंड वी हैव वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप वी नो दैट इन ऑफिसेस लोगों के ग्रुप्स होते हैं, दे वर्क इन कॉमन, दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर फॉर सम कॉमन गोल ऑन सम कॉमन प्रोजेक्ट। तो वर्क ग्रुप में भी डेफिनेटली ग्रुप मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन होना, अच्छी होना जरूरी होता है। अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो वर्क ग्रुप के मेंबर्स की आपस में अच्छी बॉन्डिंग होगी, दे विल बी मोर कोहेसिव एंड दे विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड डेफिनेटली there will be more productivity in their work। So we will see, in order to have a healthy group, what has to be there in a group, what are the characteristics of healthy group। एक अच्छे ग्रुप की क्या characteristics होती हैं। तो बेसिकली ये 6 मेजर characteristics होनी चाहिए ग्रुप में in order to be healthy and in order for the group members to effectively communicate with each other। हेल्दी ग्रुप्स हैव एथिकल गोल्स। हेल्दी ग्रुप्स जो होते हैं उनके एथिकल गोल्स होते हैं, मतलब दे ऑलवेज हैव सम गोल्स, दे वांट टू they may want to build their relationship with each other more stronger, they may want to achieve some goal, they may want to serve their society, or they may want to achieve some goal for their organization। So healthy groups have ethical goals। Then we have healthy groups are interdependent। हेल्दी ग्रुप्स एक ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर प्रोग्रेस। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑफिस या वर्क ग्रुप है, उसमें जो डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। तो एक मेंबर हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज के लिए दूसरे ग्रुप मेंबर पर डिपेंडेंट हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप पर डिपेंडेंट होती है फॉर इन ऑर्डर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। तो हेल्दी ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर हेल्दी प्रोग्रेस एंड देयर प्रोडक्टिविटी। हेल्दी ग्रुप्स आर कोहेसिव। हेल्दी ग्रुप्स कोहेसिव होते हैं। कोहेसिव से मुराद ये है कि हेल्दी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी जेलिंग अच्छी होती है। एक टीम हो, अगर कोई स्पोर्ट्स टीम है एंड इफ दे आर नॉट कोहेसिव, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एंड मे बी विन मैचेस फॉर देयर टीम बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक ग्रुप मेंबर दूसरे मेंबर को समझता है, then definitely they will yield more better results। Healthy groups develop and abide by productive norms। हेल्दी ग्रुप्स हमेशा उन उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और उनकी प्रोग्रेस को लेके आते हैं। सो एक ग्रुप में अगर ये चीजें नहीं है, then they will definitely not succeed in their goals। So in order for a group to succeed and progress and achieve their goals, they have to have productive norms and productive principles that they need to follow। इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशन में, कई कंपनीज में ऐसे उन्होंने रूल्स होते हैं और उनके एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्होंने तमाम ग्रुप मेंबर्स को फॉलो करना होता है। वो ग्रुप मेंबर्स अगर उन प्रोडक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, देन दे विल डेफिनेटली अचीव देयर गोल्स एंड प्रोग्रेस इन फ्यूचर। हेल्दी ग्रुप्स आर अकाउंटेबल। हेल्दी ग्रुप्स की एक सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि वो अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं।
एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और अगर हर ग्रुप मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल होगा और वो उसको आंसरेबल होगा, तो डेफिनेटली दे विल प्रोग्रेस। और जिस जिस ग्रुप मेंबर के जिम्मे जो जो काम लगाया जाएगा, और अगर वो पूरा करेगा एंड ही इफ ही इज अकाउंटेबल एंड ही इज प्रोफेशनल इनफ टू अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी, तो वो डेफिनेटली अपना काम, अपना जो रोल है उस ग्रुप में वो पूरा करेगा। तो अगर हेल्दी ग्रुप्स वो होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं, और अगर एक ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट पाया जाएगा, तो उस ग्रुप के मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी होगी, और डेफिनेटली उनका एक इफेक्टिवनेस आएगी उस ग्रुप की। हेल्दी ग्रुप्स आर सिनर्जेटिक। हेल्दी ग्रुप्स आर सिनर्जेटिक, इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स एक दूसरे के लिए ऑलवेज देयर, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर किसी को कोई चीज रिक्वायर्ड है, देन दे आर देयर टू हेल्प हिम। और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब यह है कि वो अगर कोई कोई ग्रुप मेंबर किसी स्टेज पर स्ट्रगल कर रहा है और कोई वो चीज नहीं कर पा रहा, देन अदर ग्रुप मेंबर्स आर देयर टू हेल्प हिम। तो अगर एक ग्रुप में ग्रुप मेंबर्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि दैट दे आर सिनर्जेटिक एंड दैट दे आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर as well to achieve some common goal, so then that group is going to be successful and effective in their communication as well. So in the sixth module, we will see how important it is to understand the audience needs before communicating. कई दफ़ा कई सेमिनार्स में, कई पब्लिक स्पीकिंग में, this is important to understand what your audience is and what your audience needs are. तो इसके लिए हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस है to do audience analysis before preparing your speech. Audience analysis is the study of the intended audience for your speech. Now we will see how to do audience analysis and why it is important to do this. तो बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है? द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर योर स्पीच। इसमें 2-3 अप्रोचेज हैं जिनको अडॉप्ट करना important है to polish your public speaking skills and to understand what your audience needs are. So basically we need to identify what the audience is and what are they up to, उनका knowledge level क्या है। ये सारी चीज़ें अगर पहले स्टडी कर ली जाएं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो भी प्रेपरेशन होती है या जो भी मटेरियल प्रिपेयर करना है वो किया जाए, तो वो बेटर होता है। ये अच्छी अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ऑडियंस अडाप्टेशन। ऑडियंस अडाप्टेशन ये होती है कि अपने आप को, अपनी स्पीच को, अगर पब्लिक स्पीकिंग है, अपनी स्पीच को और अपने कंटेंट को, या अगर कोई सेमिनार वगैरह है तो उसका जो कंटेंट है उसको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट किया जाए। दिस इज कॉल्ड ऑडियंस अडाप्टेशन। We will see how it is defined. The process of tailoring your information to the needs, interests and expectations of your audience. तो ये ऑडियंस अडॉप्टेशन है। और अगर पब्लिक स्पीकिंग या कोई सेमिनार है तो उससे पहले ऑडियंस का एनालिसिस करते हुए ऑडियंस अडॉप्टेशन की जाए, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। इसी तरह डेमोग्राफिक्स हैं, इनको अगर अंडर कंसिडरेशन रखा जाए बिफोर द एक्चुअल प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग, तो डेफिनेटली इट विल पे बैक। तो व्हाट इज डेमोग्राफिक्स? डेमोग्राफिक्स इज द डाटा टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेसिक ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे आप डेमोग्राफिक्स से मतलब डेमोग्राफिक्स क्या होती हैं इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एज ग्रुप क्या है ऑडियंस का, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है। तो ये डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। इट इज द डाटा अबाउट द ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हाउ टू गैदर दिस ऑडियंस डाटा, इसके भी 2-3 अप्रोचेज हैं, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट अ सर्वे। वी कैन कंडक्ट अ सर्वे। अगर ऑडियंस काफी बड़ी है देन वी कैन कंडक्ट अ सर्वे। वी कैन मेक अ क्वेश्चनएयर एंड वी कैन डिजाइन इट टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। एक क्वेश्चनएयर डिजाइन किया जा सकता है, उसमें एक सैंपल क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चन एयर में प्रिपेयर करके और उसको एक सैंपल ऑडियंस से फिल इन करवा के उस सर्वे को एनालाइज किया जा सकता है टू गैदर ऑडियंस डाटा। इसी तरह एक और अप्रोच है दैट इज टू इनफॉर्मली ऑब्जर्व द ऑडियंस। हम ऑडियंस को ऑब्जर्व करके उससे एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि व्हाट आर दीज पीपल एंड व्हाट आर द ऑडियंस अप टू एंड व्हाट इज देयर
level. तो if the members of the audience are people whom we know, जैसे कि classmates होते हैं या co-workers हैं, अगर audience तो ऐसी है जिनको हम पहले से जानते हैं, then we can informally observe the members of the audience to just have a guess about what is the audience up to, and this is how we can gather their data. We can also question a representative. इसी तरह अगर audience का कोई representative है तो हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द ऑडियंस अबाउट. तो दिस इज हाउ वी कैन गैदर ऑडियंस डाटा टू अडॉप्ट आवर प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग बिफोर द पब्लिक स्पीच. इसी तरह हम और भी फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज कर सकते हैं. ऑडियंस से मुतालिक कुछ और फैक्टर्स जिनको एनालाइज करके हम पब्लिक स्पीकिंग को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं. व्हाट आर दी स्टेप्स? इसमें हम 2-3 स्टेप्स हैं हमारे जिनको हम देख सकते हैं टू एनालाइज द सेटिंग. व्हाट आर द स्पेशल एक्सपेक्टेशंस फॉर द स्पीच? लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर लें देन वी कैन बेटर कम्युनिकेट. व्हाट इज या व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट लेंथ फॉर द स्पीच? स्पीच की अप्रोप्रिएट लेंथ क्या होनी चाहिए? इसी तरह हाउ लार्ज विल द ऑडियंस बी? ऑडियंस की तादाद कितनी है? एक बड़ा क्राउड है या चंद लोग हैं? ग्रुप कितना बड़ा है जिनको कम्युनिकेट किया जाने लगा है? वेयर विल द स्पीच बी गिवन? स्पीच कहाँ दी जाएगी? ये अगर कोई सेमिनार है तो हॉल में होगी या ओपन में होगी या रोड पे होगा अगर कोई जलसा वगैरह है, तो वेयर विल द स्पीच बी गिवन? अगर हम इस तरह से अपनी जो कम्युनिकेशन की सेटिंग है, लोकेशन एंड ओकेजन है, उसको अगर हम एनालाइज कर लें देन वी कैन बेटर कम्युनिकेट. इसी तरह व्हाट इक्विपमेंट इज नेसेसरी टू गिव द स्पीच? अगर तो ऑडियंस की तादाद जो है उनका नंबर बहुत बड़ा होगा देन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा टू कम्युनिकेट और टू स्पीक. या अगर कोई छोटी सी ऑडियंस है, आपकी 5 से 10 लोग हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली माइक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको ऐसे ही उनको एड्रेस किया जा सकता है. तो डेफिनेटली वी हैव टू नो व्हाट इक्विपमेंट इज नेसेसरी टू गिव द स्पीच. तो इसलिए अगर हम सेटिंग को, कम्युनिकेशन सेटिंग को एनालाइज कर लें देन वी कैन बेटर नो एंड वी कैन बेटर कम्युनिकेट. So after answering these questions and after knowing what the audience is up to and what their requirements are, and after answering these questions, now it is time to prepare the speech. अब ऑडियंस अडेप्टेशन के बाद जो है ऑडियंस के लिए स्पीच को प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब ऑडियंस एनालिसिस किया जा चुका है. नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर द स्पीच. सो हमने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है टू नो व्हाट द ऑडियंस रिक्वायरमेंट्स आर एंड व्हाट देयर नॉलेज लेवल इज एंड व्हाट देयर एज ग्रुप और व्हाट देयर डेमोग्राफिक्स आर. तो अगर एक स्पीकर को बिफोर स्पीकिंग ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो देन ही विल डेफिनेटली बी बेटर एबल टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस एंड बेटर एबल टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम एंड present them with a solution. So that was all, and thank you very much for being there throughout the course. Hopefully we learned a lot and you learned a lot, and definitely the learning process will go on, and hopefully I was able to communicate something that could help you improve your communication skills for sure.